Good morning. Today is 28 October 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. Before discussing the article, first of all, I would like to say you thanks. Thank you very much for kind of support and wishes you extended to me in the difficult situation. I hope I can do something for you for your upcoming attempt of 2017. Now let's move to the articles. जो पहला हमारा आर्टिकल हमारा एक फिल्म बैन के बारे में है। यूरी अटैक के बाद में पूरे देश में एक माहौल क्रिएट हो गया है, पूरे सर्टेन सेक्शन से, सर्टेन सर्कल से, जैसे कि MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यहाँ से एक डिमांड निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, इनके साथ एंगेजमेंट बंद करो, इनको हमारे देश से निकाला जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान के सिंगर्स के साथ नहीं, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ भी हो रहा है और कई शहरों में पाकिस्तान के प्लेयर्स का, जैसे बेंगलोर में और चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, यहाँ पाकिस्तान के आर्टिस्ट का जो कंसर्ट है वो कैंसिल कर दिए गए। और ऐसी एक मूवी जो करण जौहर ने बनाई है, ए दिल है मुश्किल, इस मूवी में ऐश्वर्या राय भी हैं, अनुष्का शर्मा भी हैं। देखिए, इस मूवी में फवाद खान ने काम किया है। फवाद खान जो कि एक पाकिस्तान के आर्टिस्ट है, पाकिस्तान के एक्टर हैं। तो MNS ने, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे इसके चीफ हैं, इन्होंने कहा कि हम इस मूवी को नहीं चलने देंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तान के एक्टर ने काम किया है। 28 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। पहले तो करण जौहर ने ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान एक्टर्स की क्या गलती है, तो उनको इस देश से ना निकाला जाए। लेकिन अब जैसे उनकी मूवी रिलीज़ होने वाली है 28 अक्टूबर को, तो उनको भी एक डर सताने लगा क्योंकि इतना सारा पैसा उन्होंने इस मूवी में इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने घुटने टेक दिए। उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं भी आगे से पाकिस्तान आर्टिस्ट के साथ एंगेज नहीं करूंगा, तो प्लीज़ आप अभी इस मूवी को चलने दीजिए और तोड़फोड़ मत कीजिएगा। और इसमें क्या हुआ, देखिए, जो एक पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा बली किया जा रहा है, यानी एक उनको फोर्स किया जा रहा है कि हम किस मूवी को चलने देंगे और किसको नहीं चलने देंगे, ये एडिटर द्वारा बताया जा रहा है कि ये अनडेमोक्रेटिक है। इससे पहले भी कि एक IPL प्लेयर्स में पाकिस्तान प्लेयर्स का हमारे देश में आना बैन है, आपको पता होगा। IPL प्लेयर्स में पाकिस्तान के प्लेयर, IPL में पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते और पाकिस्तान के प्लेयर बेचारे तरसते रहते हैं IPL में आने के लिए। यहाँ बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में उनको कुछ मिलता नहीं, तनख्वाह भी अच्छे से नहीं मिलती। इवन पिछले दिनों पाकिस्तान के जो अंपायर्स थे उनको भी एक ICC इवेंट से निकाल दिया गया। तो ये पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। और जो दूसरी जो चीज़ यहाँ पर निकल के आती है वो देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ भी हुआ था। जब श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, यानी तमिल इशू जब था, तब भी एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट था और श्रीलंका के प्लेयर्स को हम IPL में नहीं खेलने दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जब स्टेट एक्शन नहीं लेता है और इस तरह एक यू कैन से डैट नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स द्वारा एक्शन लिया जाता है, तो वो कहाँ तक सही है, उसी दिशा में ये क्वेश्चन है। और उसके अलावा देखिए, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट इस पर चुप हैं। हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट यानी स्टेट ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है इस पर। स्टेट ने कहा है कि हम जो लाइसेंस है इनको देते रहेंगे और लाइसेंस पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। और बॉलीवुड, देखिए, बॉलीवुड तो हमारी सॉफ्ट पावर है, पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर राज करता है बॉलीवुड। वहाँ बॉलीवुड की मूवीज़ इतनी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो ऐसे कदम जिससे क्या हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं? हम देखिए, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हमारी वो कह रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना। क्या पाकिस्तान को आइसोलेट करने से हमारा मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोगों को भी आइसोलेट किया जाए? देखिए, ये तो गलत हो जाएगा। इससे तो हमारे कल्चरल टाइज और भी खतरे में पड़ जाएंगे और हमारी सॉफ्ट पावर ख़त्म हो जाएगी। तो एक एथिक्स का ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पेट्रियोटिज्म आखिरकार है क्या? क्या ऐसे ये नेशनलिज्म है, क्या पेट्रियोटिज्म है, या फिर किसी को बुली करना, किसी को भी एक्टर को देश से निकाल देने की धमकी देना कि हम आपकी मूवी नहीं चलने देना चाहते? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये कहाँ तक सही है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म? डू यू थिंक फ्रीडम फाइटर्स वर द मोर ऑफ द पेट्रियोट्स देन नेशनलिस्ट? ये कुछ इस तरह का कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है और आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। और एक दूसरा एक एडिटोरियल इसी से रिलेटेड है जो हमारा दूसरे पेज पे है, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, दूसरे पेज पे जो है ये नीचे यहाँ पर, ये भी आर्टिकल जो है इसी से रिलेटेड है, तो इसी कंटेक्स्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे वाला ये कहते हैं आर्टिकल लिखने वाले कि ये एक तरह की मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी यानी भीड़ का राज है। तो किसी भी द्वारा धमकी दिया जाना कि हम आपकी मूवी नहीं चलने देंगे और एक डायरेक्टर को फोर्स करना। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि करण जौहर ने एक तरह से यू टर्न ले लिया यहाँ पे। पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी आगे से एंगेज नहीं करूँगा पाकिस्तान एक्टर के साथ में, क्योंकि वही बात है कि पैसा लगा है। और मुंबई में धमकी दी राज ठाकरे ने कि वो मूवी को नहीं चलने देंगे। देखिए, आधी कमाई तो मुंबई देख करके देता है
और कमाई हमारे जैसे गांव से थोड़ी होती है, वो तो बेचारे सेट मैक्स पर सनी देओल धर्मेंद्र की मूवी देखकर काम चला लेते हैं। और पाकिस्तान के देखिए, पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पहले भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस तरह का स्टैंड लेती आई हैं, और सिनेमा में और पीवीआर में तोड़ फोड़ की धमकी देने से थोड़ी कोई पीवीआर वाला मूवी चलने देगा, उनको भी अपनी मूवी का खतरा है। तो इसलिए मोशन पिक्चर जो कि ये मूवी रिलीज़ करता है, जिनके पीवीआर हैं, उन्होंने भी कहा है कि, मोशन पिक्चर वालों ने भी कहा है कि, ये थोड़ा पेन में गड़बड़ है, मोशन पिक्चर वालों ने भी कहा है कि हम आपकी मूवी नहीं चलने देंगे क्योंकि हमारे सिनेमा घर में तोड़ फोड़ हो जाएगी अगर हम आपकी मूवी चलने देंगे तो अभी जो था अभी करण जौहर ने एक वीडियो स्टेटमेंट निकाली कि इसमें 300 आदमियों की मेहनत लगी है, यानी क्रू की मेहनत, 300 आदमियों ने मिलकर उनके खून से, उनके पसीने से ये मूवी बनाई है, तो प्लीज़ उनकी क्या गलती है। उन्होंने, करण जौहर ने कहा कि जब हमने ये मूवी बनाई थी तब माहौल बिल्कुल ठीक था, तब दोनों देशों के बीच में रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, तो अब क्या औचित्य है इस मूवी पर पाबंदी लगाने का, क्योंकि तब तो जब हमने मूवी बनाई थी तब रिलेशंस अच्छे थे। और ये देखिए, मूवीज़ को बैन करना या फिर उनको धमकी देना की पहली घटना नहीं है, इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं निकल कर आई हैं। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, एक माई नेम इज़ खान, माई नेम इज़ खान की जब उनकी मूवी आई थी तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान प्लेयर्स की क्या गलती है, उनको भी आईपीएल में शामिल किया जाए। तब भी शिवसेना बहुत नाराज़ हो गई थी स्टेटमेंट से, उन्होंने धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान की, ये शाहरुख खान की मूवी माई नेम इज़ खान नहीं चलने देंगे। और भी देखिए कई तरह से ये घटना सामने आई थी, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और तमिलनाडु में देखिए, इवन कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी ऐसा किया जाता है कि मूवीज़ को बैन किया जाता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विश्वरूपम मूवी जो कमल हसन की थी उसको बैन किया था। इवन मायावती ने यूपी में एक आरक्षण मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसको बैन किया था। उनको लगा था कि आरक्षण मूवी दलित विरोधी होगी, लेकिन ऐसा था नहीं। आरक्षण मूवी एक सिंपल कंसेप्ट था और आरक्षण के मुद्दे को दिखाया गया था। और दा विंची कोड थी, दा विंची कोड मूवी को भी ऐसा लगा था कि क्रिश्चियंस के खिलाफ में, उसको भी बैन किया गया था कई स्टेट्स में। तो इस तरह को मूवीज़ को बैन करने की ये पहली घटना नहीं है, पहले भी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा धमकी दी गई है और कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें साथ निभाता है। और ये सिर्फ मूवीज़ के साथ में नहीं, ये छोटे जो हमारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं इनके साथ में भी ये होता है। गुजरात राइट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी फाइनल सॉल्यूशन, तो उसको भी एक बैन कर दिया गया था कई स्टेट्स में। और जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग नहीं होने दी थी एबीवीपी के द्वारा में। और देखिए डिमांड जो अभी चल रही है कि सेंसर बोर्ड को आप चेंज लाया जाए, सेंसर बोर्ड में रिफॉर्म्स लाया जाए, खाम की ये मूवी बैन कर देता है सेंसर बोर्ड जो है। सेंसर बोर्ड में तो देखिए रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे, लेकिन जो हमारे फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे शिवसेना और बजरंग दल, ये जो मूवीज़ को बैन करने की धमकी देती हैं ला के खिलाफ जाते हुए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो ला के खिलाफ हैं ये चीज़ें, इन पर भी रोक लगनी चाहिए और जो गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि ये पार्टीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस कानून को अपने हाथ में ना लें। और एक जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे ने एक नया नैरेटिव दे दिया है कि पैट्रियोटिज्म ये है कि हम पाकिस्तान की मूवीज़ को नहीं चलने देंगे। क्या ये पैट्रियोटिज्म आपकी नज़र में ये पैट्रियोटिज्म है या नहीं? और इवन कई जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इवन जीटीवी का जो जी जिंदगी है, वो जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पब्लिश करता है, उन्होंने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोग्राम को हम पब्लिश नहीं करेंगे। और क्वेश्चन लास्ट में यही बनता है, घूम फिर के यही बनता है कि क्या कल्चरल एक्सचेंज को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? देखिए, हम वार थोड़ी लड़ रहे हैं। इवन हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट जो गवर्नमेंट है कंट्री की, उन्होंने भी नहीं कहा है कि हम वार लड़ रहे हैं या फिर इस तरह के, उन्होंने भी अभी तक वीज़ा बैन नहीं किए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना तो सिचुएशन को और ज़्यादा ग्रीम करता है और हमें हमारे रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ में और बेकार बनाएगा। तो इसी कंटेक्स्ट में ये सारा का सारा आर्टिकल था। और अगला जो आर्टिकल है वो देखिए मौसूल से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पर शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि इधर उधर की नॉलेज के लिए अच्छा रहता है। 2 मिनट का डिस्कस कर लेते हैं इस पर। देखिए, अभी ISIS ने, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इराक के मसूल पर कब्जा किया था। ये देखिए यहाँ पे मसूल है, इराक का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है मसूल। इन्होंने मसूल पर कब्जा किया था और खलीफा की घोषणा कर दी थी। जो ISIS के लीडर हैं बगदादी, इन्होंने कहा था कि ठीक है, अब हमने खलीफा बना दिया है मसूल सिटी को कैप्चर करने के बाद में। अब इस बात को 2 साल हो गए हैं और जो है उसके बाद तो ISIS ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड लूज़ कर दिया है। तो अभी जो कोएलिशन फोर्सेस हैं, कोएलिशन फोर्सेस जैसे कि इराक, मैं आपको इसमें पेज में बताता हूँ कोएलिशन फोर्सेस कौन कौन सी।
कोलिशन फोर्सेस हैं इराक की, और जो कुर्द्स की पेशमरगा हैं, और जो यूएस का एयर सपोर्ट है, यानी वो खुद लैंड पर नहीं है, वो एयरक्राफ्ट से सपोर्ट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कर रहे हैं, और प्लस में और भी बहुत सारी जैसे ब्रिटेन की और फ्रांस की, जर्मनी की, इनकी फोर्सेस भी सपोर्ट कर रही हैं सिर्फ। इन सब का एक कोलिशन फोर्सेस है। वो अब मोसूल जो सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो एक सिंबॉलिक था, मोसूल को कैप्चर करने के बाद में आईएसआईएस ने खलीफा की घोषणा कर दी थी, उन्होंने इराक में अपना कब्जा जमा लिया था एक पर्टिकुलर टेरिटरी पर। अब एक सिंबॉलिक लड़ाई है कि इस सिटी को कैप्चर करने के बाद में जो अगर ये कोलिशन फोर्सेज ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया तो एक तरह से आईएसआईएस का खात्मा हो जाएगा इराक से। सीरिया में वो फिर भी रहेंगे लेकिन इराक से आईएसआईएस का खात्मा होगा। तो अब चारों दिशाओं से, हर डायरेक्शन से इस सिटी को घेर लिया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर तरफ से कोलिशन फोर्सेस ने इसको घेर लिया है। और कहा जा रहा है कि सिटी के अंदर में, मोसूल सिटी के अंदर में 5,000 अभी मिलिटेंट्स हैं, यानी 5,000 जो आईएस के लड़ाके हैं, आईएसआईएस के लड़ाके हैं, वो अभी भी सिटी में हैं। और आसान काम नहीं है देखिए इस सिटी को वापस लेना, क्योंकि एक दिक्कत एक सिटी को वापस लेने में ये है कि जो सिटी की पॉपुलेशन है वो 15 लाख पॉपुलेशन है इस सिटी की, और जो सिटी के अंदर में जो लोग हैं वो सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, वो सुन्नी लोग हैं, और उन पे एक पुराने टाइम में अत्याचार किया गया था सिया गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक तरह से जैसे ही वो आईएसआईएस ने उस सिटी पर कब्जा किया तो वहाँ के लोगों ने रेसिस्ट नहीं किया, क्योंकि एक सेक्टोरियन वहाँ पे कन्फ्लिक्ट से सुन्नी और सिया के बीच में, और आईएसआईएस है वो भी सुन्नी थी और वहाँ के लोग भी सुन्नी हैं, तो उन्होंने तो बल्कि एक वेलकम किया आईएसआईएस को। तो अभी इस सिटी को अभी ये भी कहा जा रहा है कि क्या लोग भी रेसिस्ट करेंगे, अगर आईएसआईएस को वहाँ से उखाड़ा जाता है तो वहाँ के लोग भी रेसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आईएसआईएस के साथ में है। और कुछ ये कह रहे हैं कि यूएन का कहना है कि एक अगर इस सिटी को कैप्चर करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। जैसे ही ये फोर्सेस, कोलिशन फोर्सेस सिटी के अंदर में जाएंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ से भागेंगे, तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएंगी। तो पहले से एक फंडिंग की जरूरत है, पहले से तैयार रहने की जरूरत है, और ताकि ये क्राइसिस ना पैदा हो। दूसरी बात ये है कि देखिए सुसाइड बॉम्बर्स, जो आईएसआईएस के लोग हैं सुसाइड बॉम्बर्स भेज रहे हैं, वो कार में, ट्रक में सुसाइड बॉम्बर्स उड़ा रहे हैं जो इनके टैंक्स हैं। तो इतना आसान नहीं है इस सिटी को कैप्चर करना। इंटरनेशनल एफर्ट तो वैसे काफ़ी देशों के द्वारा लगाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यूएस, जर्मनी और ये सारे कंट्री भी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ताकि एक सारे के सारे ऐसा ना हो कि ये महीनों तक ये जो बैटल चले तो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना डेवलप हो जाए। तो देखिए प्री में इसका क्वेश्चन बन सकता है, प्री में क्वेश्चन आ सकता है मोसूल कौन से देश में है, तो विच कंट्री मोसूल लाइज, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो मोसूल आपको पता होना चाहिए। जो ये छोटे मोटे जो सिटीज़ होते हैं अभी आपको पता होगा ये इराक में है। अभी तो देखिए याद है अभी कंटेक्स्ट में, लेकिन जब पेपर आएगा, पेपर अगले साल आपका जून में है, तब आपको भूलने की टेंडेंसी रहती है। तो आपको पता होना चाहिए इन सिटीज़ के बारे में कहाँ है, याद रखना चाहिए, आपको नोट कर लेना चाहिए। शुरू में तो देखिए इतने सारे सिटीज़ को लगता है कि नोट करना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल नहीं है कुछ मुश्किलों में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, और मिलके करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो नेम से रिलेटेड है। नेम की जगह देखिए आजकल हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव अलाइनमेंट कर रहे हैं। लेकिन सिलेक्टिव अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज अगर यूएस के साथ में खड़े हैं तो हाँ भाई यूएस हमारा बेस्ट फ्रेंड, और कल अगर रशिया हमारे कंट्री में आया, उसके प्रेसिडेंट आए तो नहीं रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड। तो एक तरह से हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का पता होना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम हर एक दिशा में नहीं जा सकते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें जाना होगा, क्योंकि देखिए हमें हमारे दोस्त का पता होना चाहिए। कल को हमारी लड़ाई किसी के साथ में होती है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, अगर कल को हमें किसी देश की जरूरत पड़ती है, किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है, ऐसा ना हो ना यूएस हमारे साथ में आए ना रशिया हमारे साथ में आए, तो हमें हमारी प्रायोरिटीज़ का पता होना चाहिए कि किसके साथ हम जा रहे हैं। ये उस कंटेक्स्ट में ब्रिक्स में एक समिट हुआ, तो अब हमें वहाँ की लैंग्वेज में ब्रिक्स की डिक्लेरेशन में हमने वहाँ पे ब्रिक्स की डिक्लेरेशन में एंटी यूएस सेंटिमेंट्स को स्थान दिया, और एंटी यूएस स्टेटमेंट थी और हमने वो होने दिया। इसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल है। तो देखिए और इस आर्टिकल में क्या क्या है, जो ब्रिक्स समिट इस बार क्यों सिग्निफिकेंट था। देखिए ब्रिक्स समिट था वो 3 कारणों से सिग्निफिकेंट था। वो 3 रीजन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो रीजन सबसे पहले तो ये था, एक सेकेंड, सबसे पहला तो रीजन ब्रिक्स के जो रीजन का सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि
जो इंडिया पाकिस्तान के टाइज थे इस बार बहुत ज़्यादा बेकार हैं, यानी 2013 के बाद में 2001 के बाद में सबसे ज़्यादा बेकार टाइज हैं इस बारी। तो एक रीज़न तो ये है। पिछली बार जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो यूएफए में हुआ था, यूएफए में वो समिट हुआ था, तो उस टाइम पे से रिलेशन थोड़े बहुत यानी 3-4 महीनों के लिए अच्छे होने स्टार्ट हो गए थे। यूएफए में ये समिट हुआ था, उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री गए थे लाहौर की विजिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्म दिवस पर, तो 2-3 महीनों के लिए रिलेशन अच्छे रहे। फिर एक पठानकोट में अटैक हुआ, तभी से रिलेशन ख़राब होने स्टार्ट हो गए। तो इस बार तो हमारे रिलेशन सबसे ज़्यादा ख़राब थे, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 2001 के बाद में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। तो दूसरा एक रीज़न तो ये है कि इंडो पाक टाइज जो कि इस बार अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। और दूसरा रीज़न ये है कि ये 15वीं सालगिरह है ब्रिक्स की। जिम ओ'नील ने 15 साल पहले कहा था कि ये जो 5 इमर्जिंग इकोनमीज़ हैं, ये जो एक इकोनमी वर्ल्ड इकोनमी के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हैं, और उसमें से देखिए इंडिया और चाइना ने तो अच्छे से ग्रो किया है, आप कह सकते हैं। और इंडिया चाइना ने ग्रो किया है और काफ़ी फास्टेस्ट दोनों ग्रोइंग इकोनमीज़ हैं। लेकिन ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका ये थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ये जो है लूज ब्रिक्स ऑफ द ये वर्ल्ड है, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे। ये ऐसे ऐसे अच्छे स्टेटमेंट आप इस्तेमाल कीजिए मेंस में, एक वैल्यू एडिशन होता है। कई स्टेटमेंट देखिए ऐसे होती है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट काफ़ी कुछ डिफाइन कर देती है, काफ़ी कुछ लफ्ज़ बयां कर देती है। तो ये स्टेटमेंट, कंसाइज स्टेटमेंट जो बहुत कुछ बयां करती है, ये अच्छा होता है मेंस के लिए, आंसर में वैल्यू एडिशन होता है। और तीसरी लिए ये क्यों अच्छा था, देखिए इसमें एक रशिया और चाइना में एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है इस ब्रिक्स समिट में, और दोनों पहले से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आए हैं। और चाइना का देखिए पाक का बचाव करना टेररिज्म के मुद्दे पर, ये भी काफ़ी कुछ दर्शाता है। और इंडिया रशिया की इंगेजमेंट, इंडिया ने रशिया को बता दिया कि हम आपके फ्रेंड हैं और दोबारा से हम एंगेज करना चाहिए, हमारी दोस्ती यूएस के साथ में आपके दम पे नहीं है, यानी आपकी दोस्ती के दम पे नहीं है। और भी देखिए ब्रिक्स की जो फाइनल स्टेटमेंट है उसमें एंटी यूएस और एंटी यूएस के एलाइज को, स्टेटमेंट्स को और सेंटिमेंट्स को जगह दी गई है। और देखिए अब अभी आप यूएस के साथी हो, तो आपके सामने कोई आपकी साथी की आलोचना करे तो ये आप कैसे सहन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा होना दिया। ब्रिक्स की फाइनल स्टेटमेंट में एंटी यूएस सेंटिमेंट्स देखने को मिले और इंडिया ने ऐसे होना दिया। तो ये जो चीज़ है वो यूएसए में और उसके अलायंस के जो वहाँ के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स हैं वहाँ देखने को मिलेगी। क्या इंडिया सही में हमारा बचाव कर सकता है, या क्या सही में हमारा अलाय बन सकता है। और दूसरा, ब्रिक्स के साथ में हमने किसको बुलाया, हमने बुलाया इसके साथ में बिम्स्टेक को। तो बिम्स्टेक को बुला के भी हमने देखिए एक अच्छा संकेत दिया। काफ़ी फ़ायदे हमें यहाँ पे हुए बिम्स्टेक को बुला के। कौन कौन से फ़ायदे हुए हैं वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला तो सबसे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने में हम सफल हो गए इस पूरे रीजनल टाइज पूरे के पूरे रीजन में। और दूसरा ये निकल के आया कि एक रीजनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, उस दिशा में हमने कदम उठाए। और तीसरा ये है कि बिम्स्टेक को भी हमने जो काफ़ी टाइम से ठंडा पड़ा था अभी उसको भी एक हाईलाइट कर दिया और एक नई डायरेक्शन दे दी कि इसको भी सफल किया जा सकता है। तो बिम्स्टेक को बुलाने से 3 फायदे हुए। देखिए बिम्स्टेक एक ब्रिज का काम कर सकता है सार्क कंट्रीज़ के बीच में, यानी सार्क रीजन के बीच में और एक एशियन के रीजन के बीच में, क्योंकि बीच में पड़ता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक काइंड ऑफ, यू कैन से दैट इट इज़ द ब्रांच ऑफ सार्क। और क्योंकि ये सार्क की ईस्टर्न ब्रांच कह सकते हैं, क्योंकि आधे कंट्रीज तो इसमें सेम ही है सार्क की तरह और कुछ इसमें है, तो ये ईस्टर्न ब्रांच ऑफ सार्क इसे हम कह सकते हैं। अब इसी में पर्टिकुलर कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए नेपाल में तो हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में सफल हो पाए हैं, यानी अब नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा हमने कम कर दिया है। और काइंड ऑफ जो नेपाल कहता था कि हम चाइना कार्ड खेलेंगे, तो एक देखिए टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, वो चाइना से एक लेवल के बाद में कनेक्टिविटी बढ़ा नहीं सकता है नेपाल जो है। और दूसरा, म्यांमार की बात करें तो हम म्यांमार में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सालों तक तो हमने वहाँ पे यू कैन से डैट कुछ एंगेज किया ही नहीं था म्यांमार के साथ में, क्योंकि मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ पे थी और हमने एक रीजन अपनाया था कि मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ हम एंगेज नहीं करेंगे। 1992 के बाद में हमारी पॉलिसी म्यांमार में चेंज हो गई है, तब तक चाइना ने काफ़ी ग्राउंड वहाँ पर गेन कर लिया था। तो अब देखिए दूसरा जो है भूटान की बात कर लेते हैं हम। बिम्स्टेक सारे कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, भूटान की हम बात कर लेते हैं। भूटान में तो इंडिया की प्राइमेसी है, और इवन भूटान के साथ जैसे हम एंगेज कर रहे हैं, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो एक ये काइंड ऑफ ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कोऑपरेशन है एक टेम्पलेट की तरह देखा जाना चाहिए दूसरे रीजनल कंट्रीज़ में। हमने पहले तो हम देखिए उनको फाइनेंशियल ग्रांट दे देते थे,
बस पैसा दे दिया, सॉफ्ट लोन दे दिया और कुछ नहीं। अब हम क्या करने लगे, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पैसा जो दे रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना दिए, और ताकि इससे क्या होगा, इससे इंडिया को दो फायदे हो गए। एक तो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, भूटान तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता नहीं है, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, उनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया ने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बनाए हैं, उसको वही इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे वही पैसे, हम वो पैसे देकर वहाँ से भूटान से खरीद लेंगे। तो इस तरह का ये है। इवन बांग्लादेश भी देख लीजिए आप, बांग्लादेश अभी चाइना के साथ में इंगेज कर रहा है। चाइना के जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं देखिए, एक तो जो वो है BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार, इसमें बांग्लादेश चाइना के साथ में इंगेज कर रहा है। और दूसरा जो है वन रोड वन बेल्ट। तो बांग्लादेश में ये चाइना की जो इंगेजमेंट है वो इंडिया इस पे स्केप्टिज्म है और इंडिया को थोड़ा कंसर्न्स है यहाँ पर। बांग्लादेश में देखिए चाइना ही नहीं और भी कई कंट्रीज़ ने डोरे डालने स्टार्ट कर दिए हैं। रसिया ने बांग्लादेश को ऑफर दिया कि हम आपके देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, और जापान ने भी बांग्लादेश को ऑर्डर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 6.7 बिलियन की हम एक LNG टर्मिनल इस्टेब्लिश करेंगे आपके कंट्रीज़ में। इवन चाइना ने तो बहुत ही ज़्यादा, चाइना ने 40 बिलियन का ऑफर दिया कि हम आपके कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। देखिए दूसरी बड़ी विजिट थी चाइना के प्रेसिडेंट की बांग्लादेश में। इससे पहले वो 1986 में वहाँ पे गए थे, तब तो चाइना के पास में इतने पैसे होते नहीं थे। आज तो चाइना की जेबें भरी हैं, बहुत पैसे हैं, तो वो बांग्लादेश को दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के कंसर्न्स हैं। और गोवा डिक्लेरेशन में हमने बात की कि हम वर्ल्ड का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए और किसी भी कंट्री की जो हो वहाँ पे चले ना ज़्यादा। तो देखिए अभी फ़िलहाल क्या है, अभी फ़िलहाल वर्ल्ड का ऑर्डर क्या है। फ़िलहाल का ऑर्डर ये है कि US एकमात्र पोल है, और चाइना और रशिया कोशिश कर रहे हैं कि, और इंडिया भी इवन पक्ष में ही बोलता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के। तो ये सारे कंट्रीज़ क्या चाहते हैं, एक बैलेंस ऑफ पावर आए, बैलेंस ऑफ पावर जिसमें कई सारे पोल्स हों और एकमात्र पोल ना हो US की तरह में। बैलेंस ऑफ पावर का एक फ़ायदा ये होता है, देखिए इससे पीस आती है और इससे स्टेबिलिटी आती है। देखिए आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर किसी मोहल्ले में 4-5 गुंडे होंगे तो वो अत्याचार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर एक गुंडा अत्याचार करेगा किसी आदमी पर तो दूसरा गुंडा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उसको बचाएगा। लेकिन अगर एक ही गुंडा होगा पूरे मोहल्ले में तो वो अत्याचार करेगा, हफ्ता वसूलेगा और ये सब काम करेगा। तो अभी US एकमात्र पोल है, और कहते हैं ये कंट्री आरोप लगाते हैं कि वो मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं, जहां मर्जी आए जिस देश में हमला कर देता है, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पर। लीबिया में एग्जांपल देते हैं, वो लीबिया में US ने ऐसा किया, अफगानिस्तान पर ऐसा किया, और इराक में ऐसा किया। इवन चाइना ऐसा कोशिश कर रहा है। अभी चाइना एक साउथ चाइना सी में आप देख लीजिए अपना एक अलग से पोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ की कंट्रीज़ चाइना से दुखी हैं कि आप साउथ चाइना सी आपका वहाँ पे आपका राज नहीं है, और सभी कंट्रीज़ का बराबर हक है, और जो सी कम्युनिकेशन लाइंस की जो नेविगेशन के लिए है उस पर सभी का हक है। और इवन रशिया भी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यह सारे के सारे कंट्रीज़ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, और इंडिया भी चाहता है। देखिए इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया चाहता है कि जो ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशन जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे अभी वेस्ट के कंट्रीज़ का हाथ है, और इंडिया भी चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर आना चाहिए, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में भी, और हर एक फील्ड में। तो अब देखिए बात आती है इसकी, बिम्स्टेक ने मिलिट्री इंटरवेंशन की जो बात की उसको कंडेम किया है। ऑफकोर्स इसका इशारा देखिए US की तरफ में था। तो मिलिट्री इंटरवेंशन को कंडेम करना यानी US को कंडेम करना, और इंडिया ने ऐसा होने दिया, तो ये एक अच्छा सिग्नल नहीं था। तो इंडिया ने अपना एक स्ट्रेटेजिक जो स्पेस था वो खो दिया इस ब्रिक्स में लास्ट में, क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन को, US की मिलिट्री इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज करना वो अच्छा नहीं था, क्योंकि अब फिलहाल इंडिया और US साथ आ रहे हैं और दोनों एक तरह के एलाइज बन के उभर रहे हैं। रशिया भी देखिए ऐसा बहुत करता है। रशिया ने जो सीरिया में एक सिटी है एलोपो, उस पूरी की पूरी सिटीज़ को तबाह करके रख दिया है, और इतनी वहाँ पे बमबारी करी है। और यही है, और कुछ सजेशन देते हैं लास्ट में आर्टिकल लिखने वाले। ये कहते हैं कि देखिए बिम्स्टेक में चाइना को अगर इंडिया को काउंटर करना है, यानी देखिए बिम्स्टेक में कंपटीशन चल रहा है कि चाइना की लीडरशिप चलेगी या इंडिया की। वैसे तो चाइना उस बिम्स्टेक में है ही नहीं, लेकिन एक जो इस रीजन है पूरा का पूरा ईस्ट रीजन, यहाँ चाइना बहुत ज़्यादा अपनी जो इन्फ्लुएंस है बरकरार रखे है। अगर इंडिया को चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करना है बिम्स्टेक में,
तो इंडिया को लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि यूएसए और जापान, इन कंट्रीज़ के साथ में एंगेज करना चाहिए। और अकेले इंडिया की बस की बात नहीं है, अगर बिम्स्टेक में चाइना काउंटर करना है तो इनके साथ में एंगेज करना ही होगा। और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कुछ नहीं है, तो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें हैं, और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी पावर को असर्ट करें, और एक यू कैन से डैट अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। और बात देखिए कुल मिलाकर यही निकल के आती है, कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया को अपने पत्ते ठीक से खेलने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जिसके साथ में हो उसी के साथ में लग जाओ। अगर आप यूएस के साथ में खड़े हो तो हाँ जी यूएस हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर रशिया के प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में आए, नहीं नहीं यूएस नहीं, रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो बस यही एक आर्टिकल था, इस पर मेंस और प्रीलिम दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। मेंस का क्वेश्चन ये बन के आ सकता है, डिस्कस द इश्यूज एंड द चैलेंजेस दैट इंडिया शुड डील विद इन द अपकमिंग ब्रिक्स एंड द बिम्स्टेक समिट्स। पहले था ये क्वेश्चन मतलब, और ये ऐसे इस तरह क्वेश्चन है, अपकमिंग की जगह आप ये हटा लीजिए और यहाँ प्लेटफॉर्म लिख लीजिए, लाइक व्हाट आर द इश्यूज एंड द चैलेंजेस दैट इंडिया फेसिस ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ बिम्स्टेक एंड द ब्रिक्स समिट्स। और दूसरा प्रीलिम का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। प्रीलिम का इन पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पर क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो ये क्वेश्चन है कि द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन द रियो इन 2009। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरी स्टेटमेंट ये है, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और रॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चंस अगर जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको दूंगा, और इसके आंसर अगले दिन मिलेंगे आपको, ताकि एक आप सोचो। और दूसरा देखिए, जो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू लाइक, बट आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू बिफोर 12th दिसंबर। 12 दिसंबर के बाद में हम कुछ और वीडियोस और मेंस और जो प्रीलिम के हैं इनके डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन, सिलेबस की डिस्कशन, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, मैपिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन 12 दिसंबर के बाद में, 12 दिसंबर से पहले एक लेवल के बाद में कुछ ज़्यादा हम डिस्कस कर नहीं सकते। तो ये था आज की डिस्कशन। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।